Okay, good evening, everyone, and welcome to all of you to Passion Talks. Passion Talks is a forum wherein we invite people who are just like you and me, very, very normal people, but then there are people who have pushed themselves out of the comfort zone, and that's why they've achieved things which are beyond normal. And that's why it's very, very inspiring, and a lot of positivity is felt around to all the individuals who are listening to this. All these recordings of this videos are available on YouTube. We'll be sharing the link subsequently. But today we have very special guest Ankur. Special because 16th of May last year, which was 2019, is the day when he was there on top of Mount Makalu. And Mount Makalu expedition was very, very special because he found it very challenging done earlier. And we'll go through all the journey जो इन्होंने 2005 में जो एवरेस्ट की जो इट्स माउंटेनिंग की जर्नी स्टार्ट की थी और 2019 में इन्होंने मकालू तक को किया. एंड आई एम श्योर आगे बहुत सारे एक्सपीडिशंस इनके चलते रहेंगे. और उसके बीच में नॉट जस्ट माउंटेनियरिंग इज वन फैसेट जो इन्होंने कवर किया है, बहुत सारी अलग चीजें इन्होंने कवर किया है जिसके बारे में चाहूंगा वो थोड़ा थोड़ा कवर करें. बीट पैरामोटर, बीट पैराग्लाइडिंग, बीट स्कूबा डाइविंग एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज, पैरासेलिंग, बहुत सारा इन्होंने पैरासेलिंग कर रखा है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा टच करेंगे. बट जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं एक्सपीडिशन के मोस्ट चैलेंजिंग वाले उनको हम लेंगे बिकॉज व्हाट वी हैव रियलाइज कि अभी तक हमने जो एक्सपीडिशंस हमने कवर किए हैं, जो स्पीकर्स कवर किए हैं, उनकी जर्नी काफी स्मूथ रही है कि गए एक्सपीडिशन किया वापस आ गए. एट टाइम्स राजी की जैसी केस था कि एक्सपीडिशन समिट पहुंचने से पहले उनको टर्न बैक करना पड़ा. बट एट टाइम्स सिचुएशन ऐसे आती है कि आप समिट करने जा रहे हैं, ना आप इतना डिसाइड कर पाते हैं कि आप वापस टर्न करें और वहां पे ऊपर जाके कोई कैजुअलिटी ऐसी हो जाती है विच इज वेरी वेरी ट्रोमैटिक एज ए टीम मेंबर. लकी है अंकुर, मैं और बाकी काफी लोग जो कि वहां से वापस आ पाते हैं बिकॉज माउंटेन्स आर द वंस हु लेट यू क्लाइंब. So with this as a kind of long introduction, I'll request Ankur, अब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें. 2005 जब आपने पहला एक्सपीडिशन किया जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज अगेन वी सेड सक्सेसफुल होना ना होना इज नॉट ऑन पर्टिकुलर इंस्टेंस. कई बार हो जाता है, कई बार माउंटेन्स डोंट अलाउ यू. तो वहां से मैं चाहूंगा आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें. ओवर टू यू अंकुर. यस सर, थैंक यू रोमल सर एंड ऑल ऑफ यू जो मुझे सुन रहे हैं. मैं अंकुर रावत रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूं और पिछले 3 साल से मैं यहाँ हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ. मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट माउंट एवरेस्ट, जिसे मैंने 19 मई 2016 को सबमिट किया था, और माउंट मकालू जिसे मैंने आज ही के दिन पिछले साल 16 मई 2019 को किया था. कहते हैं ना, अपने जीवन में हर सफल व्यक्ति अपनी असफलताओं से लड़कर ही सफल बनता है. तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीडिशन था माउंट सतोपंथ, जो हम लोग एक्सपीडिशन में गए थे. वहां पर हम लोग सही तरीके से क्लाइंब कर रहे थे, लेकिन मौसम कब बदलता है पहाड़ों के ऊपर वो नहीं पता चल पाता. कैंप 3 कैंप 4 होते हुए जैसे ही समिट से कम हम लोग 600 मीटर दूर थे और वहीं से हमें कॉल बैक होना पड़ा. सिर्फ वेदर के कारण, मौसम के कारण हमें वहां से वापस होना पड़ा. तब उस समय मैं नया था, उस समय बेसिक एडवांस कोर्स क्वालिफाइड करके गया ही था. तो उस समय एक थोड़ा सा दिल को लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ कि पहले ही एक्सपीडिशन में मैं हार गया. अंकुर वो सतोपंथ की हाइट बताएंगे, कितनी हाइट है? सतोपंथ की 7075 मीटर है. अबव 7000 मीटर पीक है ये. 7075 मीटर ये है गढ़वाल हिमालय में. राइट. तो सर तो इसके साथ साथ मतलब एक सीखने को एक चीज मिला कि हाँ भाई, होता रहता है पहाड़ों में, ये सब चीजें होती रहती है. कहते हैं ना सर, पहाड़ एक ही जगह रहते हैं लेकिन मौके हमें बार बार मिलते रहेंगे. तो वो चीज दिमाग के अंदर बैठा के फिर मैंने आगे की तरफ बढ़ता रहा इन चीजों की तरफ. तो मुझे एक अच्छा सा ग्राउंड फिगर चाहिए था कि हाँ भी मैं इस लाइन में चलूं. पहले मैंने एडवेंचर को समझा कि एडवेंचर होता क्या है, अपने अंदर का जो डर है उसको निकालना सोचा. तो इससे मैंने एरो, एक्वा और लैंड 3 जगह में जिस तरीके से ये एडवेंचर एक्टिविटीज होते हैं, तो सतोपंथ के बाद मैंने ब्रेक लिया. उसमें मैंने पैरा मोटर, पैराग्लाइडिंग, अपना पैरासेलिंग, और उसके बाद एक्वा में स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, रोइंग, ये. और उसके बाद फिर मैंने माउंटेनियरिंग चूज किया. तो मैं ये सोच रहा था, समझ रहा था कि मेरे को एक स्टेज मिले, एक जगह मिले कि जिस जगह में मेरे को जाना है करके. तो यहाँ से मेरा 2011 से फिर मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ माउंट स्टॉक कांगरी से. तो जब माउंट स्टॉक कांगरी भी कहते हैं, माउंट स्टॉक कांगरी नॉर्मल ट्रैकिंग पीक है,
लेकिन वो भी बहुत ही ठंड के टाइम में जबरदस्त पीक है सर। बिल्कुल। तो हाँ, तो सितंबर के टाइम में हम लोगों ने उसको क्लाइंब किया। उसके बाद फिर मुझे एक ऑप्शन मिला तजाकिस्तान जाने का, जिसमें मैं तजाकिस्तान, एक इस्माइल सोमानी पीक है वहां पर, ओके। लेकिन कुछ अपने खुद की कैजुअलिटी के कारण मतलब थोड़ा सा मैं वहां जा नहीं पाया। तो उधर भी एक निराशा हुई कि हाँ भाई यार, पहले सतोपंथ और अब यहाँ इस्माइली सोमा, वो भी अदर कंट्री में जाना, और वहां पर करेक्ट। फिर मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हुआ। तो इससे फिर मैं वहीं हताश हुआ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा अपना हौसला नहीं छोड़ा। फिर 2013 में मुझे किर्गिस्तान जाना था माउंट लेनिन क्लाइम करने के लिए। किर्गिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन है माउंट लेनिन। ओके। ये भी 7000 एबो पीक है, 715 मीटर पीक है ये। वहां जाके उनकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम किया, फिर वहां से वापस आया। वापस आने के बाद फिर सोचा कि अब कुछ नया किया जाए, कि धीरे धीरे छोटे छोटे पहाड़ों को क्लाइम किया, जो 5000 और 6000 माउंटेन वाले हैं, जो अपने गढ़वाल कुमाऊं हिमालय के अंदर हैं। ओके। तो अभी कुछ उस समय कुछ ऐसे ही बातचीत चल रही थी कि एवरेस्ट के बारे में, जब दिमाग ध्यान सिर्फ एवरेस्ट की तरफ गया, जब मेरे छोटे भाई बहन जब किताबों में पढ़ रहे थे कि यार न्यूज में आ रहे थे एवरेस्ट एवरेस्ट के बारे में, तो अभी सिर्फ एक ही एम था कि एवरेस्ट एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो 2015 में मुझे एवरेस्ट का क्लाइम करना था, लेकिन 2015 में अप्रैल के टाइम में मैं अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने गया था। और उस दिन 25 अप्रैल 2015, जैसा कि उस दिन 11 बजे करीब एक नेपाल में भयंकर भूकंप आया था। तो उस दिन हम लोग मॉर्निंग में 6 करीब एक्लेमेटाइजेशन के लिए जा रहे थे। जस्ट ओके। खुम्बू ग्लेशियर जो है वहां पर सर, उसके बीचों बीच जो सेकंड लैडर है, जो एक बहुत ही बड़ा लैडर है, वहां पर कम से कम 3 लैडर को मिला के एक लैडर बनाया जाता है और उसको फिर क्रॉस किया जाता है उसके ऊपर। तो वहां तक टच एंड बैक करना था। और उससे क्या कि हमें भी सीखने को मिलता है कि हाँ भाई, क्रेवासिस कितने बड़े होते हैं और इनको कैसे क्रॉस किया जाता है, और वो भी लैडर के ऊपर किस तरीके से उसमें चलना है। तो ये करेक्ट। चीजें सीखने के लिए हमें वहां तक पहुंचना था, और हम वहां तक पहुंचे। ठीक 11 बजे करीब हम वहां पहुंचे, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा चाय पानी पिया और वहां से वापस आने लग गए। तो वापस जब आने लगे तो मौसम बिल्कुल चेंजमेंट था। मौसम में हल्का हल्का धुंध फैला हुआ था, चारों तरफ सफेद चादर नजर आ रहा था। तो इस तरीके से आसपास की जो दृश्य हमको दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है क्या नहीं करके। लेकिन जब नीचे उतर रहे थे, ये ठीक था कि हमारी पूरी टीम जो थी वो क्रेवासिस क्रॉस कर चुकी थी, जितने लैडर थे उनको क्रॉस कर चुके थे, वापस आते समय की बात है। बिल्कुल। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो चारों तरफ से मतलब एक तरीके का गड़गड़ की आवाज आने लगी। हम बिल्कुल वो हो गए कि कॉन्फिडेंट हो गए कि ये हुआ क्या एकदम से। चारों तरफ से बर्फबारी गिर रही है, मतलब जितने बड़े बड़े वहां पर बोल्डर्स थे अपने स्नो के आइस के, वो सब टूट रहे थे। बल्कि हमारे सामने की जो बर्फ की जो बड़ी बड़ी बर्फीला जो है, बड़ा बड़ा पॉपकॉर्न टाइप में, वो सब टूट रहा था। तो कंफ्यूजन ये था कि ये हुआ क्या। हमने सोचा ये बिल्कुल। कुछ स्लाइडिंग हो रही है, कुछ एवलांच आ गया, उस कारण से हम लोग एक अच्छा काम किया हम लोगों ने कि हम लोग एक रोप में थे, और उस रोप अप में हम लोगों ने अपना एंकर किया हुआ, तो हम सही तरीके से नीचे उतर रहे थे। हमारे पीछे, मुझे याद है, हमारे पीछे एक दो क्लाइंबर थे जो फॉरेन क्लाइंबर थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये टीम जा रही है नीचे, लेकिन ये सिर्फ एक के पीछे एक जा रही है, और इतने बड़े भयंकर अवलांच टाइप में। तो जैसे वो लोग नीचे आए, और उन्होंने अपना एंकर निकाला और हमारे से आगे निकलने की कोशिश की। तो पता चला मुझे बाद में कि वो बंदे एक क्रेवासिस के अंदर गिर चुके थे। तो इसमें मुझे एक चीज सीखने को मिली कि टीम स्पिरिट रहना बहुत जरूरी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन बेशक। क्यों ना आए। हाँ सर। तो उसके बाद जैसे हम लोग नीचे पहुंचे एक सेफ जोन में, 8 मिनट का ये भूकंप था, लेकिन उस समय तक हमें पता नहीं था कि ये अर्थक्वेक था, भूकंप था। तो जैसे ही हम लोग बेस कैंप की तरफ एंट्री हुए, अपने आप को सब लोगों को सुरक्षित देखा हम लोगों ने, और बेस कैंप की तरफ एंट्री हुए, तो बेस कैंप में एक हलचल मच रही थी, शोर हो रहा था वहां पर। तो उस शोर में ये पता नहीं चल रहा था कि यहाँ हुआ क्या। जब वहां पहुंचे, फिर पता चला कि जो बेस कैंप के पीछे एक कोमोरी पीक है, वहां बिल्कुल। से अर्थक्वेक के कारण वो पूरा एवलांच किया उसने, और पूरे बेस कैंप को तबाह कर दिया। तो जिसके कारण वहां पर पूरी कैजुअलिटीज भी हुए। और उसके बाद जब से हम लोगों ने देखा कि हम लोग सेफ हैं, तो हम लोगों ने फिर वहां पर सभी को एवेक्यूएट करना शुरू किया, जो इंजूर्ड थे उनको सही जगह में पहुंचाया। तो इस तरीके से हम लोग फिर वहां पर क्लियर करके इंडिया वापस आ गए। अच्छा फिर अंकुर, दोबारा एक हमने चीज। पता किया कि हमें एक और ऑफर मिला कि नेपाल।
अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि ये जो एक्सपीडिशन के टाइम पे जो एवलांच आया था, ये वही है जिसमें माला मैडम जो थी पिछले अपनी टॉक में बता रही थी, एंड अभी यहाँ पे प्रेजेंट भी है, बिकॉज उस समय वो चाइनीज साइड से क्लाइम कर रही थी और उनका एक्सपीडिशन हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज इतना बड़ा एवलांच आ गया था, बिकॉज अब ये पोमोरी पीक में जैसे बता रहे हैं अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से सारा, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड वेरी वेरी टेरिफाइंग वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको देख के डर लगता है। कई लोग उस समय नॉर्मली शूट कर रहे होंगे, उन्होंने जब देखा तो क्योंकि टेंट वेंट बहुत बुरी हालत हो गई थी, और वहां पे फिर इन्होंने आपकी टीम ने काफी इवैक्यूएशन वगैरह भी किया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप बताएं। हाँ, तो सर हम लोग जैसे ही बेस कैंप पहुंचे तो उस पर हमने ये माहौल देखा, बहुत दर्द वाला माहौल था वहां पर। कम से कम हमें उस समय पता चल गया था कि 3 से 4 लोग वहां पर डेथ हो गए हैं, और कम से कम 22 से विद मेंबर्स के साथ जुड़े हैं। तो हम लोग ने वहां पर अपने हमारे पास जो उनको उठाने के लिए हमने एक पूरा एक स्ट्रे बनाया, और उसके बाद लेटर के थ्रू हम लोगों ने उनको सही जगह में पहुंचाया। सबसे अच्छी चीज हमारे पास ये थी कि हमारे पास राशन और मेडिसिन था, जो हम लोग अपने साथ हमारे एक्सपीडिशन के बाद फिर हमने फाइनली माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए 16 मई चुना। तो 16 मई को हमारी टीम एवरेस्ट बेस कैंप से निकली, और जैसे हम कैंप 1 होते कैंप 2 होते हुए कैंप 3 पहुंचे, जो 7300 मीटर की हाइट में है। तो कैंप 3 हमारा डेली का बेस कैंप मैनेजर से बातचीत होता रहता था कि हाँ भाई अगले दिन का वेदर कैसा है, अगले दिन का वेदर कैसा है। तो बिल्कुल। रात के टाइम में हम लोगों ने उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि आज का वेदर थोड़ा खराब है, क्योंकि उस समय मेरे को याद है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ साइक्लोन आया हुआ था। तो ओके। उसके कारण वो जो साइक्लोन का जो वेदर है, जो पूरा मतलब एवरेस्ट की तरफ आ रहा था। तो उसमें हुआ यूं ही कि रात को 8 बजे के बाद वहां वेदर बिल्कुल खराब, मतलब हैवी विंड चल रही थी वहां पर। और हम लोग टेंट के अंदर कैंप 3 में जो लोथ से वॉल का जो फेस लोथ से फेस है, से फेस। उसमें हाँ। जो कैंप 3 है वहां पर, वहां बैठे हुए थे हम लोग अंदर ही टेंट के अंदर, और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हमें ये भी बताया गया था कि सुबह 7 बजे तक ठीक हो जाएगा माहौल। तो हमने उसी को देखते हुए एक प्लान बनाया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पूरी टीम हम लोग माउंट कैंप 4 के लिए निकलेगी। अब प्लान बन गया, सब कुछ बन गया। अब हम लोग सुबह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह हुआ तो हल्की हल्की हवाएं चलने लग रही थी, फिर भी वो वेदर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि अब ऊपर चल लेंगे, और जैसे ही कम से कम 1-2 घंटे बाद ये विंड स्लो हो जाएगी, जैसा कि हमें बताया गया था। और हमने अपना ऑक्सीजन मास्क लगाया कैंप 3 के बाद, और उसके बाद हम सीधा कैंप 4 के लिए निकल पड़े। लेकिन सर जहां पर हमें 4 बजे पहुंचना था कैंप 4, सुबह 7 बजे निकलने के बाद 4 बजे करीब पहुंचना था, तो वहां हम लोग पहुंचे 7 बजे करीब, क्योंकि उस बीच में और ज्यादा ब्लिजर्ड शुरू होने लग गया। हमें जो लोत्से फेस वॉल है, जो लोत्से का बेस समिट कैंप है, उससे नीचे ही वहां पर और ज्यादा स्नो स्टार्ट हो गया वहां पर, और पूरा ओके। तूफान चल रहा है बर्फ का। तो जैसे कैसे ना कैसे करते हम लोग कैंप 4 पहुंच गए। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो समिट का डे होता है वो पर्टिकुलर आप पहले से सोच के नहीं जाते। जैसे अगर आप बेस कैंप में हैं तो आप वेट करते रहते हैं कि किस दिन आपको क्लियर विंडो मिलेगी, तो आप वेरियस एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे हम भी गए थे। तो एक एजेंसी होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्लस यूएस की और यूके की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आप एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, और आपको तब पता चलता है कि इस दिन जो है वेदर क्लियर होगा। जैसे इनको अगर 16 मई का या इनको 19 मई का डेट मिला था, तो उसके हिसाब से दे स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो इन्होंने समिट के लिए स्टार्ट किया क्लाइंब करना, और देन जब आपको पता चल गया कि आप क्लियर मिलता जा रहा है, देन यू कीप मूविंग फ्रॉम बेस कैंप टू कैंप 2, देन फ्रॉम कैंप 2 टू कैंप 3, देन कैंप 3 से कैंप 4। बट कोशिश ये रहती है कि कैंप 4 में जिस दिन आप जैसे पहुंचते हैं, आप पहुंचते तकरीबन 12, 1 या 2 बजे तक अगर आप पहुंचेंगे, तो उसी दिन रात को आपको समिट के लिए जाना है। वो इसलिए होता है बिकॉज कैंप 4 जो होता है उसको डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ह्यूमन बॉडी, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तभी भी अपने आप को एनर्जी कंज्यूम होती रहती है। इट्स लाइक योर बॉडी इज ईटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो आप अगर कैंप 4 पे हैं और आप वेट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपकी बॉडी अपने आप को खा रही है। तो इनके केस में क्या हुआ था, जब ये कैंप 4 में पहुंचे, इनको समिट के लिए जाना था नाइट में, बट वेदर इतना पैकअप हो गया कि ये वेदर में उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज वेदर में नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो जब ये 18th को नाइट में इन्होंने सबमिट के लिए जाना था बट हो नहीं पाया, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे के लिए वेट किया कि नेक्स्ट डे वेट करेंगे, विच मीन्स 24 घंटे एक्स्ट्रा इनको वहां पे रुकना पड़ा। ना प्लेन्स में रहना अलग होता है कि 24 घंटे रुक के फिर से चले गए, बट वहां पे क्या होता है, एवरीथिंग इज मीटर्ड।
ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है और लिमिटेड ऑक्सीजन को आप केटर करके चलते हैं कि अगर आपके पास एक दिन के लिए ऑक्सीजन रखी है तो उतनी ही रहेगी। तो इन्होंने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो हम दो दो बंदों के बीच में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, तो थोड़ी देर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं अपने बडी को दे रहा हूँ। बैठे बैठे हम कैंप 4 में आपस में 5 आदमी बैठे हुए थे और जो ठंड के टाइम में ठिठुर रहे थे, और वहां सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि बाहर जो इतना बड़ा तूफान चल रहा है और वो जो हवाएं चल रही है बार बार और जो हमें परेशान कर रही है अंदर बैठे बैठे, तो वो सुन के भी एक दूसरे को देख के अगर टच होता था, एक दूसरे को भी टच होता था आपस में, मतलब वो होता था कि जैसे बोलते हैं ना, ब्लड सर्कुलेट हो गया ज्यादा, इसका बीपी हाई हो गया करके, उस तरह से बात हो जाती थी। आपस में चिढ़ना, ये इस तरह का माहौल हो जाता था वहाँ पर, क्योंकि एक छोटे से 2-4-10 में बैठ के वो भी 5 आदमी पूरा दिन पूरी रात भर वहां बैठे हैं हम लोग। तो कैसे नहीं करके करके सर हम लोग 3 बजे तक हमने वेट किया, और जब 4 बजे हमने थोड़ी सी जिप खोली तो वो पूरा जो तूफान था वो शांत हो गया था। और जब जिप खोली तो उसके बाद एक दिमाग के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी आने लगी, ताकत आने लगी कि ये क्या हो गया, एकदम से तूफान बंद हो गया। और हम लोगों ने जब तिब्बत की तरफ देखा तो वहां से देखा तो सनलाइट आ रहा था, तो उसको देख के और सब खुश हो गए और सब बाहर आए और अपने आप को मतलब एक नई ताजगी से मतलब उस हवा को खाने लगे हम लोग, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब विदाउट मास्क निकाल के पूरा। और फिर हमें उम्मीद आने लगी कि नहीं, आज के दिन हम लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब होगा हमारा, हो जाएगा। तो पूरा दिन सर हम लोग उसके बाद अपने जितने जूते, अपने पूरे गारमेंट्स, अपने शूज, अपने पूरे इक्विपमेंट जितने भी थे, हमने पूरी धूप में हमने सुखाया अच्छी तरह से, पूरा दिन धूप था उस दिन। और वो मौका, वो टाइम आ गया फिर शाम के 7 बजे का, और हम लोगों ने अपना मास्क लगा के हम रेडी हो गए माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। और जैसे ही हमने 7 o'clock हम माउंट एवरेस्ट के लिए एक के बाद एक पीछे की तरफ, आगे की तरफ निकलने लगे, तो वहां सर एक अलग ही चीज महसूस हुआ। जो मेरा शेरपा था, ऑक्सीजन से लेकर, मैं एक बात करना जो उसमें स्टार्टिंग में 0.5 जो होता है रेगुलेटर में, 0.5 वो लगा के रखा हुआ था, और उस ऑक्सीजन को मैं 0.5 में खा रहा था। और खाते खाते मैं जो कैंप 4 के बाद, कैंप के बाद जो हल्की सी चढ़ाई है ऊपर की तरफ, उसमें चल रहा था। तो अचानक से मेरे गॉगल्स में अचानक से मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ चक्कर आ रहा है, और मुझे हल्का हल्का धुंधला नजर आ रहा है। जो मेरे पीछे मेरे क्लाइंबर्स थे वो मुझे डांट रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार तेरे को क्या हो गया है, तू क्यों नहीं बढ़ रहा आगे। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये हो क्या रहा है। अचानक से मैंने अपने बंदे को बताया, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, मेरा सब दूर दूर की चीजें दिखाई दे रही है। तब उसके बाद मेरे शेरपा ने मेरा दोबारा ऑक्सीजन रेगुलेटर चेक किया, और चेक किया तो उसने देखा कि 0.5 में है। अब उसको रेगुलेटर उसने टक टक करके 3.5 में किया, तो मेरे को सांस में सांस आई। अब उसके बाद जितना भी मैंने बंदों ने मेरे को लीड, एक चीज, अच्छा मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि सुनने में बड़ा सा समझ नहीं आता कि 0.5 में था तो 3 पे कर दिया तो क्या हुआ, बट ये ऐसे ही है। अगर आपके मुंह पे कोई प्लास्टिक का पॉलिथीन बांध दे, ठीक है, और आपको तब बोले कि आप स्टेयर्स में रन करो या स्प्रिंट करो, तो आपको जो सफोकेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और सडनली अगर आपको प्लास्टिक हट जाए तो आपको जो फीलिंग आती है वही फीलिंग आती है जैसी रेगुलेटर जो होता है क्या है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वहां पाइप से रेगुलेटर मतलब वहां उसके साथ जो रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर कंट्रोल करता है कि आप कितना ऑक्सीजन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, मास्क में। अगर आपका रेगुलेटर 0.5 पे है तो मतलब बहुत ही कम आपको ऑक्सीजन मिल रही है। वही आप 3 में कर देंगे तो आपको ऐसा लगता है कि एकदम जिंदगी वापस आ गई, जैसे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और उस समय आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा, बट जैसे आपका 3 पॉइंट या 2.5, 3, 3.5 जैसे जैसे बढ़ती रहती है, पूरी जान फूंक देते हैं बॉडी में। हाँ अंकुर, आगे बताइए फिर। तो सर जो लास्ट बैल्कोनी से पहले नीचे का जो वॉल है, तो वहां पर एक जान में जान आई, और मैंने जितने लोगों ने मुझे लीड दे रखा था मैं वहां तक पहुंचा अपने शेरपा के साथ तुरंत, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, और जो लाइनअप हो रखा हुआ है वो लाइनअप कहीं टूटे ना। तो ऐसा करते करते हम बालकोनी पहुंचे, और बालकोनी में फिर हम लोगों ने अपना पहला सिलेंडर चेंज किया। लेकिन उस बीच में जब मैंने दाहिनी तरफ देखा तो दाहिनी तरफ सर तिब्बत का इलाका आता है। तो तिब्बत के इलाके में वहां पर रेड लाइट से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजली कड़क रही है वहां पर, मौसम चेंज हो रहा है। और ये था मकालू के पीछे साइड, उस साइड से मकालू दिखता है, मकालू के पीछे साइड में। तो मैं सोच रहा था कि ये वो वहां ये जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक दृश्य था। एक्चुअली क्या है कि मैं कैमरा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैमरा भी नहीं निकल पा रहा था ताकि उसको क्लिक करूं मैं। लेकिन उसको मैंने अपने आंखों में लेके रखा और ऊपर के बालकोनी में अपना सिलेंडर चेंज किया, और साउथ समिट होते हुए माउंट एवरेस्ट में ठीक 6 बजे अपनी पूरी टीम के साथ था।
और जब उससे पहले दाहिनी तरफ दोबारा देखा तो वहां से हल्का हल्का तिब्बत से एक लाल कलर की रोशनी आ रही थी जब सूरज की ऊपर की ओर आ रहा था। तो एक नया फ्रेशनेस जो होता है ना सर, वो नजर आ रहा था। तो उसमें इतनी खुशी महसूस हुई कि जो 2015 में सपना देखा था वो छूट गया। 2016 में जो हमारा तूफान आया अभी नीचे कैंप 4 से नीचे, फिर उसमें भी छूटने वाला था, और आज हम लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी में 6 बजे पहुंच गए थे। तो 19 मई 2016 को मैंने माउंट एवरेस्ट अपनी टीम के साथ क्लाइम किया था। कम से कम 15 मिनट वहां पर ऊपर बैठा, तो मैंने अपना कैमरा निकालने की कोशिश की, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखा तो जैसे ही क्लिक करना चाहे तो ऑफ हो रखी थी, क्योंकि वो बैटरी तो वहां पर बैटरी चलना ही नहीं था टेम्परेचर कम होने के कारण। हाँ, तो फिर मैं अपने टीम वालों को बोल के उनको फोटोज खींचे, और उसके बाद हम वापस सही तरीके से नीचे आ गए। तो वो एक मेमोरेबल डे था सर मेरे लिए। उसके बाद हम लोग जब एज एवरेज बन गया था उसमें, और फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद मुझे एक और एक्सपीडिशन का मौका मिला। ट्रेल पास एक्सपीडिशन है सर ये। ये है पिंडारी ग्लेशियर में है ट्रेल पास। अभी तक इसकी जो हिस्ट्री है सर, इसमें कम से कम 103 टीम जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से सिर्फ 15 टीमों ने क्लाइम किया हुआ है 2016 तक। तो 2017 में मैं अपनी टीम को लेके गया था उधर। तो वहां पर हमने देखा तो क्या वहां पर ऐसा पार्ट है कि जिसको क्लाइम नहीं कर पा रहे बंदे। तो वहां देखा था सर एक 800 फीट का 800 मीटर का सॉरी एक रॉक फेस है, रॉक वॉल है वहां पर, जो लूज रॉक वाला है बिल्कुल। तो वो एक सबसे डेंजर पार्ट है वहां पर, जिसको हम बंदे लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने कम से कम, मैं वहां तक पहुंचा अपनी टीम को लेके, और उसके बाद मैंने वहां देखा, कम से कम आप मानोगे सर 2 घंटे तक मैं उस रॉक फेस के नीचे बैठा रहा, और उस रॉक फेस को देखता रहा कि इसको कहाँ से क्लाइम करना है, कैसे क्लाइम किया जाए। तो एक हमारे मेरे साथ एक मेरा शेरपा भी था। तो हम 6 लड़के थे, क्लाइंबर थे, छह के छह क्लाइंबर हम लोगों ने क्लाइम करना चाहा। लेकिन उससे पहले सितंबर के टाइम में, 18 सितंबर की बात है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। सेम वही सर, क्योंकि बोलते हैं ना सर, पहाड़ों में मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, कब मौसम चेंज होना है कुछ नहीं बोल सकते उसको। और वो भी कुमाऊं हिमालय में, अपने पूरे जितने भी हिमालय वहां पर ही मौसम ऐसे ही खराब होता है। तो जैसे ही मौसम खराब हुआ, रात भर पूरा स्नो फॉल होते रहा। अर्ली मॉर्निंग जब देखा तो हमने कि यार आज के दिन तो कैसे भी क्लाइम करना है, नहीं तो हमें पूरा उतर के वापस जाना पड़ेगा। तो कैसे न कैसे हमने हिम्मत जुटाई, और अपने सेवा के साथ में निकल गया सर रॉक फेस में अपना रो फिक्स करने के लिए। तो हमने उस पूरे धुंध वाले बादल वाले इलाके में, पूरा चारों तरफ से रोशनी नहीं आ रही है सूरज की, और हम लोगों ने वहां पर क्लाइम किया, अपना रो फिक्स किया, और धीरे धीरे बंदे भी साथ साथ पीछे से हमारे क्लाइंबर क्लाइम कर रहे थे। तो जो एक हाफ पॉइंट में पहुंचे, वहां से सिर्फ 400 मीटर का एक वॉल बच जाता हुआ है, बहुत बच जाता है, ये रॉक फेस था। तो उसके बाद फिर कैसे न कैसे करके हम ऊपर पहुंचे। तो नीचे से हमारे पोर्टर आ रहे थे, जिनके पास हमने कैबिन दे रखा था, साथ हमारा जो खाने पीने का आइटम था वो कैरेट में था। तो हुआ यूं कि सर बंदे सब झुमारिंग में नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, हम लोग तो रो फिक्स करके निकल गए थे। तो सभी बंदे आ गए। तो एक लास्ट वाला जो बंदा था, पोर्टर था हमारा, वो अचानक से झुमारिंग करते करते, उसके जो सर में ये लोग बांध के रखते हैं ताकि वो गिरे ना, स्टेबल रहे पूरा जो सामान है, तो वो उसके हाथ से, सर से निकल गया। और जब निकला तो जो कैरोसिन था वो भी ठीक 700 फीट मीटर नीचे गिरा, और साथ में वो भी सामान भी, खाने पीने का आइटम भी पूरा 700 फीट नीचे गिर गया। अब सेफली ये था कि बंदा सेफ था, सामान गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर आया बंदा, हाँ ऊपर आया बंदा, उसको भी हमने, कोई टेंशन नहीं। सब लोग सोच रहे थे यार अभी हम लोग यहाँ पर गुजारना है, और मौसम ना तेल है ना खाना है ना पीना है, तो खाएंगे क्या पिएंगे क्या। तो सर मैं हमेशा क्या करता हूँ कि कुछ जो चॉकलेट्स होती थी ना, तो वो चूसने वाली चॉकलेट वो अपने जेब में रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें माउंटेन ने सिखाई है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अपने पास रखना जरूरी है। तो मेरे साथ के लड़के अभी नए नए लड़के हैं, सभी सब सोच रहे हैं कि ये क्या होगा, क्या करना है करके। तो उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाया, और उनको ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग कल सुबह हम लोग, जो एक फील्ड आता है ऐसे ट्रेल पास से पहले 4 किलोमीटर का फील्ड है पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर, तो उस ग्लेशियर को क्रॉस करके हम ट्रेल पास क्रॉस करते हुए, वहां हमारी दूसरी बी टीम थी, हम वहां उसको मिल लेंगे और उनको वहां पर बुलाएंगे। तो हम लोग कनेक्शन होता रहता है, हर चीज होता रहता है। इस बीच में क्या हुआ कि जब वो गिरा, इस बीच में जो टेम्परेचर क्या कम था, तो हमारा जो इनमार्स सेट है, जो हम जिससे कनेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसकी जो वायर है सर, वो टेम्परेचर के कारण वो थोड़ा सा हार्ड हो गई, और वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो जिससे हम लोग अपने बंदे को सिर्फ ये मैसेज दे पाए थे कि हाँ हम लोग कैंप 3 पहुंच गए हैं सेफ, और तब तक क्या है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया।
राइट। तो सर उसके बाद हम जैसे पहुंचे तो हम लोगों ने फिर बंदे यही सोच रहे थे खाना क्या है। दो चार मैगी रखी हुई थी बैग के अंदर, वही सूखा सूखा मैगी खाया, टॉफी दी एक एक, भाई इसको चूसते रहो और रात भर गुजारो। गुजारा, सब कुछ किया। सुबह अर्ली मॉर्निंग सब रेडी हो गए थे, सब कुछ टेंट वेंट क्लोज करके हम लोग मार्च करने के लिए रेडी थे, लेकिन फिर भी बादल वहीं के वहीं खड़े थे। कुछ देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए सूरज की रोशनी अचानक से आए। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास यूटेंसिल था एक बंदे के पास, तो हमने पतीला होता है जो कुकर होता है, तो हमने उसमें क्या बर्फ डाल दिया ताकि वो सूरज की रोशनी के कारण थोड़ा सा पिघल जाए, मेल्ट हो ताकि जाए। वो बर्फ तो बन जाए, और बर्फ बन के फिर हम लेके जाएंगे। तो कम से कम उसमें 2 लीटर पानी बन गया, और फिर हमने उसमें बोतल में भरा, और हम 6 के 6 बंदे और पोर्टर थे हमारे साथ, वो हम लोग निकल पड़े ग्लेशियर के ऊपर। अब ऐसा टाइम में आया कि जब पानी भी खत्म हो गया और प्यास बहुत लग रही, 4 किलोमीटर का जो फील्ड है उसको क्रॉस भी करना है हमने, और क्रेवासेस देख के करना है कि कहीं क्रेवासेस तो नहीं है बीच में, ये सब चीजें भी देखनी है उसमें, बिल्कुल। और रोप अप हो रखे हैं सभी के सभी। तो सर उसमें जैसे ही हम लोगों ने हम बंदों को क्या बताया था कि अपने बोतल के अंदर बर्फ भरो और उसको हिलाते रहो, मेल्ट करते रहो, जो पानी बनता है बिल्कुल। उसको पियो, और थोड़ा अपने अंदर की जो कमी बेसी है उसको पूरा करो। तो ऐसा करते करते हम लोग टेल पास से ठीक 1 किलोमीटर पहले ही हमने वहाँ सेफ जगह देखी, और वहां पर हम लोगों ने डंप लगाया, अपना टेंट लगाया, और वैसे ही रात गुजारी दोबारा। और अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जैसे ही सूरज आया, नंदाकोट पर्वत है बगल में, वहां से बिल्कुल एक परछाई आ रही थी, बिल्कुल मतलब एक फ्रेशनेस आ रहा था वहां से। और 19 सितंबर 2017 को ट्रेल पास के ऊपर खड़े होके हमने तिरंगा फहराया था। वेरी गुड। और उसके बाद फिर हम लोग वहीं से ठीक डाउन होते हुए मीलम ग्लेशियर पड़ता है वहां पहुंचे, वहां में हमारी दूसरी टीम मिली। और उसके बाद फिर हाँ, इस बीच में क्या हुआ कि जो हमारा इमारसेट खराब हो चुका था, तो हमारा कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा था बंदों से, क्योंकि राइट। 2 दिन हम लोग मिस कर चुके थे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में। तो इसमें फिर हम लोग तो क्रॉस कर रहे हैं एज ए प्लान, लेकिन वो ये सोच रहे कि ये बंदे कहाँ रह गए। इनका लास्ट व्यू था, पॉइंट था कैंप 3, कहीं कैंप 3 में तो राइट। कहीं एवलांच में या फिर कोई ऐसी चीज गलत बातें आने लग गई दिमाग में। तो टाइम, हाँ। ऐसा कैसे ना कैसे करके हम लोग पहुंचे, तो वो लोग खुश हुए, तो हम लोग पहुंचे, और उसके बाद हमारा मेल मिलाप हुआ ठीक ठाक। वेरी तो नाइस। उसके बाद सर फिर विंटर में नेक्स्ट ईयर 2018 में माउंट भनोटी है, ये सुंदर डूंगा ग्लेशियर है। माउंट भनोटी को हम लोगों ने 15 दिसंबर 2018 में क्लाइम किया, फर्स्ट ओके। विंटर एक्सपीडिशन था सर ये। और मकालू पहुंचे फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 में। मकालू सर बहुत ही ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था कि यार मैंने माउंट एवरेस्ट कर लिया है, ट्रेल पास कर लिया, और इतनी चुनौतियां मिली हुई है पहाड़ों से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टीम स्पिरिट वाली भावनाएं अपने साथ साथ रखना है, ये सब चीजें। करेक्ट। तो बोलते हैं सर, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, क्यों सोचे कि हर वक्त बुरा होगा, बढ़ते रहे बिल्कुल। मंजिलों की ओर यह सोचकर कि कुछ ना मिला तो भी तजुर्बा होगा। तो बहुत ये बढ़िया। जो डायलॉग है, मतलब जो एक कोर्स है ना सर, ये दिमाग के अंदर बैठे रहता था कि यार चलो कोई नहीं, ये गया तो कोई बात नहीं, अगर फेल हुआ तो क्या हुआ, कुछ तजुर्बा तो मिला इस चीज से। तो बिल्कुल, इतना कुछ करने पॉजिटिविटी। के बाद मकालू में पहुंचे सर। मकालू में पहुंचने के बाद हम लोग लास्ट समिट 13 तारीख की बात है, 12 तारीख के बाद हम लोग लोअर बेस कैंप से बेस कैंप की अपर बेस कैंप की तरफ गए। वहां हमने ओके। अपने शेरपास से मिले वहां पर। उसके बाद हम लोग कैंप 2 होते हुए कैंप 3 मकालूला होता है सर, वहां पर 7400 मीटर की हाइट में है मकालूला, ओके। जिसे कैंप 3 बोलते हैं। तो जो मकालू का जो फेस है सर, वो एवरेस्ट से बिल्कुल सेफ क्लियर दिखता है। तो अच्छा। एवरेस्ट से जो क्लियर दिखता है ना सर, तो हाँ, एक चीज और बात बोलूंगा सर कि जब मैं एवरेस्ट से नीचे उतर रहा था, तो उस समय मैंने मकालू की तरफ देखा, तो ये पहाड़ है कौन सा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना अच्छा। सुंदर पहाड़ दिख रहा था कि अब मेरे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक चीज आ रहा था कि यार इस पहाड़ को भी क्लाइंब करना है, कैसे ना कभी अरे ना वाह। कभी। तो वो टाइम इस पिछले साल आया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और वो भी जो डिजिट है 16 और 19 उसको मिला के आए। सही बात है। तो सर जो कैंप 2 है, कैंप 2 से एवरेस्ट और लोत्से का अपोजिट फेस दिखता है वहां से, पहले लोत्से और राइट साइड में एवरेस्ट दिखता है। तो कैंप 2 से ऊपर मकालूला पहुंचने के लिए एक रॉक फेस आता है। हम अगर यहाँ से सामने देखें तो ये तो हमारे 200 मीटर आगे ही रॉक फेस स्टार्ट है, और उसके बाद देखो ऊपर एक फील्ड नजर आता है, जो फील्ड हमें नजर नहीं आ रहा है, वो जब हम पहुंचे तब वो फील्ड नजर आया। उसके बाद एक छोटा सा और रॉक फेस है, उसको क्रॉस करके हमें ऊपर पहुंचना है। तो दिमाग के अंदर आ रहा था यार ये रॉक फेस है, झुमारिंग करना है, झुमारिंग करते करते ऊपर निकल जाएंगे, कुछ नहीं है। और मेरा सबसे अच्छा इवेंट मेरे को झुमारिंग और रैपलिंग लगता है अपने इस माउंटेनियरिंग के उसमें लाइफ में।
तो सर जैसे हम लोग मकालूला का फर्स्ट रॉक फेस क्रॉस किया, और वो रॉक फेस भी बहुत तगड़ा रॉक फेस था। मतलब जो 70-80 डिग्री वॉल है सर, वो बिल्कुल खड़ी रॉक है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर इसमें कि जो कैंप 2 के बाद मकालू समिट तक, जो मकालू बोलते हैं पिरामिड है, जो अगर Okay. उसके टॉप में खड़े होंगे तो चारों तरफ का दृश्य एक साथ दिखता है। तो ये Okay. मैंने दृश्य अपने पूरे वीडियोस में भी लिया हुआ था, है वहां पर। Okay. और तो वहां से वहां तक पूरा रॉक फेस है, और उस रॉक फेस में बहुत ही कम जहाँ फील्ड आएगा वहां पर आइस वाइस पड़ी हुई है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट रॉक फेस क्रॉस किया तो दूसरी साइड में फील्ड नजर आया सर, वो है 1 किलोमीटर का फील्ड, और उस 1 किलोमीटर के फील्ड ने भी हमारा ऐसा तैसा कर दिया वहां पर कि कैसे पहुंचेंगे हम उस जगह तक। तो कैसे न कैसे करके धीरे धीरे हमने, विदाउट ऑक्सीजन थे उसमें, धीरे धीरे हम लोग निकले। और जहां हमें शाम को 6 बजे करीब, 4-5 बजे करीब पहुंचना था मकालूला, वहां हम लोग पहुंच रहे हैं 7 बजे करीब। क्योंकि इस डिफिकल्टीज को देखते हुए, रॉक फेस को देखते हुए और वहां के फील्ड को देखते हुए, आइस फील्ड को देखते हुए, Right. तो हम लोगों ने वहां पहुंचे तो मौसम हल्का हल्का खराब हो रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन हम लोग जब 8 बजे करीब, 7-8 बजे करीब पहुंचे तो हमने क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया कि उससे आगे का पार्ट कम से कम 10 घंटे का है, जो समिट तक का पड़ता है। तो हमें Okay. उसी दिन मकालूला पहुंच के समिट जाना था रात रात को। लेकिन हमने वहां पर भी अवॉइड किया कि नहीं, अभी आगे निकलेंगे, वैसे ही सब बंदे थक गए हैं, थकावट हो गई है रॉक फेस में। और क्योंकि हम लोग क्रैम्पॉन पहनते हैं तो रॉक फेस में तो आपको पता ही है सर, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिसलना शुरू हो जाता है वहां पर। तो बिल्कुल। इसलिए क्रैम्पॉन में बहुत थकावट होती है उसमें, रॉक फेस में। तो वहां फिर हम लोग जैसे धीरे धीरे करते हुए एक दिन हमने वहां गुजारा दोबारा। 7,300 मीटर की हाइट है मकालूला। वहां गुजारने के बाद अगले दिन का हमने टाइम वेट किया, और समिट विंडो सुबह, रात को हम लोग, शाम को हम लोग 5:30 बजे करीब निकले। 5:30 बजे करीब सब अपने शेरपा से हम लोग मिल चुके थे। सभी शेरपा मिले तो हम लोग जब निकले ऊपर की तरफ फाइनल समिट के लिए, इन 15, मतलब कल ही के दिन 15 मई में 5:30 बजे करीब हम लोग जब निकले तो फर्स्ट रॉक फेस है, वहां से भी सर जो समिट है ना, बहुत इजी दिख रहा है, ये इधर ही तो समिट है, ऐसे ही चले जाएंगे आराम से। लेकिन जब वहां गए तो वो पता चला कि हाँ ये मकालू है, इसे महाकाल भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं महाकाल, वो मुझे उस समय समझ में आया। तो हम जैसे जैसे ऊपर गए तो कैंप 4, मतलब समिट की तरफ निकले, तो बीच में मेरे शेरपा का थोड़ा सा पेट खराब होने लगा, और उसने बोला कि दाई मैं थोड़ा सा यहाँ पर जा रहा हूँ बाहर साइड में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी एक वॉल में खड़ा था, तो मैंने बोला मैं ऊपर एक प्लेटफॉर्म इलाका है, मैं वहां जाके खड़ा होता हूँ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ वहां पर। अभी सर होता क्या है कि हमारे पास, मेरे पास खुद के पास, मेरी टीम के पास पूरे 2-2 सिलेंडर हैं, और एक सिलेंडर हमारे शेरपा के पास में है। तो वो शेरपा क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा जहाँ पर हमने सिलेंडर चेंज करना है, तो वो शेरपा हमारा वहाँ चेंज करता है यहाँ पर। तो उस समय मेरे लिए बहुत वो एक चैलेंजिंग था उसमें, कि वो शेरपा मेरे पास आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। तो मैं कंफ्यूजन हो गई, मेरे पीछे जो बंदे थे, मैंने उनको बोला चलो आप लोग एक काम करो, आगे निकलो, मैं अपने शेरपा का वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बंदे आगे निकल गए और मैं वहाँ वेट करता रहा। तो एक सबसे लास्ट में एक शेरपा आ रहा था किसी दूसरे फॉरेन क्लाइंबर को लेके। मैंने उस दाई को पूछा कि दाई एक बंदा यहाँ से शेरपा नीचे की ओर गया हुआ है, ये मतलब यहीं पर ही था, कहाँ गया करके। तो उसने बोला उसके तो पेट में दर्द हो रहा था, वो नीचे चला गया। मैं कंफ्यूज हो गया, उस चीज को सुन के मैं बिल्कुल हकबका गया कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर बैठ के। मेरी टीम ऊपर, नीचे देखो तो 7 बजे करीब वो अंधेरा हो चुका था बिल्कुल। अब मैं, मुझे रास्ता नहीं मालूम नीचे जाने का क्या है, क्योंकि जब ऊपर आते हैं तो उजाले में आते हैं, और वो रॉक फेस था वहां पर, वो इलाका रॉक फेस वाला इलाका था, और दूसरी साइड में जो स्लोप था वो सीधा तिब्बत की तरफ जा रहा था। तो उस समय दिमाग में क्वेश्चन आने लगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, और 2 सिलेंडर में मैंने आधा तो सिलेंडर अभी खत्म कर चुका हूँ, और मकालू वहां पर 8485 में पहुंचना है और वापस भी आना है। तो ये दिमाग के अंदर क्वेश्चन बैठा रहा था कि अब अंधेरे में जाने से अच्छा उजाले में चलता हूँ पीछे की तरफ। और उस समय मैंने क्या किया, जो 3 में जो रेगुलेटर चेंज करके मैं जो ऑक्सीजन ले रहा था सही तरीके से, उसे मैंने अपना बैग निकाला और ऑक्सीजन रेगुलेटर को चेंज करके मैंने 2 में किया, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं कितना ऑक्सीजन खा रहा हूँ। और मेरे टीम वाले बंदे जो लीड कर रहे थे, तो मैं उनके पास कैसे न कैसे करके पहुंचा वहां पर। तो यहाँ मेरे लिए एक चीज समस्या और थी सर, कि हर क्लाइंबर के पीछे एक शेरपा रहता है, और शेरपा हर समय उस क्लाइंबर का बैग, जो रेगुलेटर है वो चेक करता है कि हाँ भाई इसका कितना ऑक्सीजन बच गया है, कितना खा रहा है, किस लेवल में खा रहा है, और कहाँ इसको चेंज करना है।
लेकिन मेरे लिए वहां पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुझे बार बार अपना बैग निकालना, रुकसक निकालना, और वो भी जो मास्क लगा हुआ है और जो उसकी पाइप है, उस टेम्परेचर को देखते हुए कहीं उसमें क्रैक ना आ जाए, कहीं उसमें लीक ना हो जाए, राइट। वो चीजों को देखते हुए मुझे सही तरीके से अच्छा अंकुर, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सारे व्यूअर्स के लिए कि ये सुनने में बड़ा वो लगता है, बिकॉज होता क्या है, आपके पीछे रक्सैक होता है, रक्सैक में 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर थ्रू रेगुलेटर एंड पाइप आपके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क के साथ लगा होता है। अब ऐसा नहीं होता कि आप बार बार मुड़ के देख सके, बिकॉज आपको पता नहीं चलता कि क्या कितना उसमें रेगुलेटर की वो है, किस सेटिंग पे है, तो और उतारना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, अपने शेरपा को बोलते हैं कि वो चेक कर लेगा कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, बिकॉज कितना क्वांटिटी बचा है ऑक्सीजन सिलेंडर में वो पता होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे क्या होता है, आपको लगेगा कि यार आप ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा, आप अगर 5 पे चल रहे हो तभी भी आपको कई बार लगेगा नहीं आ रहा, बिकॉज कई बार पाइप जो है चोक कर गया। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो पाइप क्रैक कर गया, बिकॉज 8000 मीटर के ऊपर जो है कुछ भी हो सकता है, वेदर इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है जिसकी वजह से इसको डेथ जोन भी बोलते हैं। और 99% ऑफ केसेस में अगर आपका शेरपा आपके साथ नहीं है तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते। राइट। अंकुर ने हिम्मत की, दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज उसके ऊपर अगर आपको पता चल जाए कि आपका शेरपा साथ में नहीं है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, आप क्या करोगे अगर कुछ गड़बड़ हो गया। बट ये है कि इतना सारा अगर एक्सपीरियंस है तभी इतना कॉन्फिडेंस आएगा टीम मेंबर में। अगर आप में इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, आप सबसे पहले डर के मारे वहीं पे पैनिक कर जाएंगे कि ऊपर जाना नीचे जाना, तो बाद में सोचेंगे अभी मैं कैसे सस्टेन करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अंकुर बताइए कि वहां से आपने क्या सोच के आगे जाने की सोची, हाँ। जब आपका एक सिलेंडर और कम है, 3 सिलेंडर की यस सर। बजाय 2 सिलेंडर में चल रहे हैं आप। हाँ सर, 2 सिलेंडर में चल रहे हैं। तो एक जगह आती है सर वहां पर, फ्रेंच कूलर नाम की जगह, वहां पर सभी लोग, जैसे एवरेस्ट में बालकनी आती है वैसे वहां पर वो भी आता है फ्रेंच कूलर। वहां पर सभी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करते हैं। अब मैं वहां पर कम से कम 2 या 3 बार अपना रुकसक निकालने के बाद उसको चेक करूँ, जब तक वो जीरो में नहीं आया तब तक मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर को छोड़ा नहीं। और वो ठीक टॉप से कम 400-300 मीटर पहले ही मेरे को महसूस हुआ कि हाँ भाई अब मेरे को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है बिल्कुल क्लिफ हैंगर टाइप का है वॉल, जो रॉक फेस वॉल है। तो उसके बाद मैंने वहीं बैठा रहा, तब तक मैंने सोचा कि अब इसको चेंज करना जरूरी है, तो उसको चेंज किया मैंने। अब जो सर, जब हम चेंज करते हैं तो आपको पता, पूरा हाथ पाँव सब ठंडे हो चुके होते हैं उसमें। जहां मुझे 6 बजे पहुंचना था वहां पर मैं कम से कम 6:30-7 बजे करीब पहुंच रहा हूँ वहां पर, 6:30 बजे करीब। और वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया मैंने, चेंज करने के बाद अपना दोबारा लगाने के बाद टीम के पीछे पीछे धीरे धीरे क्लाइम करने के लिए निकल गया। तो ये सब सर, एक चीज बोला जाता है ना, खुद से ज्यादा मजबूत इरादा, खुद से ज्यादा मेहनत, ज्यादा और मजबूत इरादा, ये 3 चीजें रहनी चाहिए। खुद से ज्यादा मेहनत, ज्यादा और मजबूत इरादा, मतलब ये 3 चीजें दिमाग के अंदर बैठा के रखिए यार, मजबूत बनना है और चलना है आगे की तरफ, बढ़ना है आगे की तरफ, चाहे कुछ बहुत भी बढ़िया। हो। और टीम को देखते हुए थोड़ा सा हौसला अफजाई रखे यार, शेरपा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे टीम वाले हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे उनके पीछे करते करते लास्ट में फिर एक चोटी आई। जब उस मकालू की जो समिट को देखा, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक महाराज की चेयर लगा रखी है। वो दिमाग के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि यार इतना अच्छा व्यू कहाँ से आया है ये इसमें, क्योंकि जो दूर से भी देखो ना टॉप नजर नहीं आता है, लेकिन जब उस इलाके में सिर्फ कम से कम 60 मीटर नीचे ही आप उस वॉल को देख रहे हो, तो बिल्कुल महाराज की तरह लगता है। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा सर, ये बता दो। समिट स्टोन है मेरा मकालू का। जिस तरह से ये बैठा रखा है ना सर, इस तरीके से वो भी समिट है वहां पर। बहुत तो बढ़िया। ये स्टोन मैं वहां से लेके आया था जब समिट से मैं नीचे उतरा। राइट। तो वहाँ समिट में फिर झंडा फहराया और देखा चारों तरफ का नज़ारा। जो अंदर के अंदर जो भड़ास थी ना, वो सब वही निकला उस समय कि हाँ अब बिल्कुल। मैं क्लाइम कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ एक चीज समझने वाली बात थी सर कि फॉर द क्लाइंबर, बोलते हैं ना, ये जो समिट है वो एक आधा पॉइंट है, आधा जगह है, जब तक हम बिल्कुल। नीचे ना पहुंचे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैंने पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है कि समिट के बाद सब लोग खुशी मनाते हैं कि यार मैं समिट पहुंच गया हूँ, लेकिन नीचे उतरना भी बाकी है। नीचे उतरना है अभी हमें, और वो भी सेफली निकलना है ताकि हम नीचे पहुंच सके और अपने समिट को सक्सेस कर सकें। बेशक। तो हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे। तो मैंने पहले ही बताया था सर, मौसम कब चेंज होता है कुछ नहीं पता चलता। तो धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा और वाइट बैकग्राउंड सीधा होने लगा चारों तरफ से। तो मेरी टीम का एक मेंबर है, हमारा बहुत ही तगड़ा मेंबर था सर, नारायण सिंह।
वो मेरे से आगे चल रहा था, तो आगे चलते चलते थोड़ी सी वो थकावट मेरे को भी हो रही थी, सभी को हो रही थी थकावट, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 सिलेंडर थे, उसमें तो मैं और ज्यादा थक रहा था वहाँ पर। थकान ज्यादा होगी, लेकिन बिल्कुल मुझे फिक्र थी कि मैं कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द मैं नीचे पहुंचूं, ताकि मैं 8000 को नीचे बिलो 8000 में पहुंचूं, ताकि मैं अपने ऑक्सीजन बिल्कुल। को ले सकूं दोबारा से। तो वहां पहुंचने के बाद सर, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचने के बाद मेरा जो बंदा था वो वहीं वेट करने लगा मेरा। हम पूरी टीम का, उसका जो बड्डी था वो पीछे था, तो अपने बड्डी का वो इंतजार करने लगा। तो मैंने उसे इशारा किया कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर कम है, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा जल्दी, तुम अपने बड्डी के साथ आओ, नहीं तो चलो साथ में। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन बार बार ध्यान मेरा उसी की तरफ जा रहा था, पीछे की ओर, कि वो बंदा वहां से उठा कि नहीं उठा। और वो बंदा भी साथ साथ चलने लगा, उसका बड्डी भी पीछे की तरफ आने लग गए थे, लेकिन वो पहले ही नीचे नीचे रॉक फेस में आ गया। जैसे ही रॉक फेस मैंने क्रॉस किया, तो लास्ट सीन मेरा वो था कि मैंने उसकी तरफ देखा था, वो बैठा हुआ था उस जगह, और उसके बाद मैं रॉक फेस के नीचे आया तो वहां से ऊपर का नजारा बिल्कुल बंद हो जाता था, तो वहां से स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती थी। और दूसरी तरफ तूफान, ऐसा तूफान आ रहा था, बिल्कुल बहुत बुरी तरह तूफान आ रहा था कि 2 मिनट में वो धक्का मार दे तो कहीं बंदा स्लोप में जाके तिब्बत की तरफ नीचे गिरेगा। बिल्कुल। तो उस चीज को लेते हुए कैसे न कैसे करके मैंने देखा, एक शेरपा वहां पर बैठा हुआ था, और वो शेरपा भी जैसे वो तब देखा मैंने जब वो थोड़ा सा स्नो साफ हुआ और हमें रास्ता दिखने लगा क्लियर मेरे को, मैं उसके पीछे पीछे चलने लग गया। और जब वो शेरपा को देखा तो शेरपा भी अकेला ही चल रहा था। मैंने पूछा, आप किसका शेरपा, आपका क्लाइंबर कहाँ पर है? तो उसने बोला क्लाइंबर आगे चल रहा है धीरे धीरे। तो उस चीज को देखते हुए मैंने बोला चलो ठीक है, इनके साथ मैं भी निकल लेता हूँ। अब चलते चलते सर, कैसे न कैसे करके उस लेन को हमने क्रॉस किया, और नीचे मैं 8000 में पहुंच गया। कैंप 4 पहुंचने के बाद, जहाँ यहाँ पर थोड़ी थकावट ज्यादा हो गई थी, नींद भी आ रही थी, लेकिन दूसरी बात एक चीज और सर, जब हम स्नो, पूरा वीडियो पॉज हो गया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा। हाँ अंकुर, अपना वॉल्यूम, वो माइक म्यूट हो गया आपका, तो इसको अनम्यूट कर दीजिए। आई थिंक कनेक्शन का थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि 2 सिलेंडर थे तो इसलिए वहां पे चलना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ऑक्सीजन जहां रिच होती है, जितना जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे आपकी कंडीशन इंप्रूव होती रहेगी, बिकॉज 8000 के ऊपर जैसे जैसे रहेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया, बॉडी अपने आप को खा रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अंकुर अभी भी म्यूट है, ऑडियो म्यूट। आई थिंक सम कनेक्शन का इशू आ रहा है। तो अंकुर का क्या हुआ, जब ये नीचे आने लगे तो जैसा उन्होंने बताया, उनके साथ जो नारायण इंडिविजुअल था वो वहां पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थकान ऑब्वियसली सभी को होती है, वो वहां पे बैठा था। और वहां पे अभी यहाँ पे बोलना अलग होता है, वहां पे आप देखेंगे जब वेदर खराब हो रहा हो, आपकी खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब रहती है कि आप ज्यादा किसी की हेल्प नहीं कर पाते, अगर चाहते भी हैं तो। अंकुर माइक म्यूट आ रहा है, अनम्यूट करेंगे? हाँ सर, आवाज आ रही है हाँ, सर? अभी अब आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सर मैं नीचे उतरा, मुझे बाद में मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स है जो उस नारायण सिंह के पीछे थे, उनसे पता चला बाद में कि वो भी उन्हीं के पीछे आ रहे थे। वो बैठा हुआ था वहां उसके पास, जब तक वो पहुंचे तब तक नारायण सिंह वहां पर बैठे बैठे सो गया था। तो उन्होंने उसको सीपीआर वगैरह दिया, उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया, और जो ट्रीटमेंट उनसे हो सके, क्योंकि वो बंदे भी थक चुके हुए थे, क्योंकि वहां पर बेशक। बिल्कुल मौसम बिल्कुल खराब हो चुका था वहां पर पूरी तरह से। तो उन्होंने जो किया अपनी तरफ से बहुत ही बेस्ट किया था, लेकिन उसे नहीं बचा पाया उस समय। जब उन्होंने देखा कि ये अभी सांस छोड़ चुका है ये, तब उन्होंने उसे रस्सी से वहां रोप से बांध दिया, ताकि उस स्नो में कहीं, उस हवा में कहीं वो उड़ के कहीं दूसरी जगह ना चले जाए। और फिर वो बंदे भी नीचे आ गए। तो यहाँ पर सर कैंप 4 में मैं जब पहुंचा वहां पर, तो वहां 2 टेंट लगे हुए थे, तो क्योंकि तूफान कंटिन्यू चल ही रहा है उस समय भी। कैंप 4 में ये 7 बजे 6 बजे की बात है ये। तो उस समय देखा कि कैंप 4 में कोई जगह नहीं है, अब मुझे कैसे ना कैसे कैंप 3 पहुंचना है। और मेरी टीम भी निकल रही है, धीरे धीरे आगे पहुंच गई है, लेकिन अंधेरा हो रहा है और उसमें दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है वहां पर इलाके में। तो वहीं से एक शेरपा नीचे की ओर जा रहा था, कि मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? तो अभी उन्होंने बोला मैं कैंप 3 में जा रहा हूँ। तो मैं भी उसी के पीछे लग गया दोबारा, कि चलो अभी कैंप 3 में जाना है, कैसे ना कैसे करके हमारा जो डेस्टिनेशन है कैंप 3 पहुंचना ही है वहां पर। और हम लोग फिर धीरे धीरे, मैं अकेले ही था उसमें, तो कैंप 4 में उसके पीछे पीछे कैंप 3 में निकल पड़ा। तो उसकी स्पीड ऐसी थी कि मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था बिल्कुल।
तो जैसे जैसे मैंने एक चीजें सोची कि जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैं 45 डिग्री रॉक फेस की तरफ आ रहा था, तो ये दिमाग लगा के बैठा हुआ था कि हाँ भाई अब मुझे जो जाना है वापस 45 डिग्री नीचे उतरना है, ताकि जो उसके नीचे का जो स्लोप है वो सीधा तिब्बत की ओर जा रहा है, अगर वहां थोड़ा सा ही फिसला तो तिब्बत की तरफ जाऊंगा। तो ये दिमाग में लगाते लगाते नीचे की ओर उतर रहा था। तो जैसे ही मौसम बादल आ रहे थे और मून लाइट, अच्छा मून लाइट था, उसमें हल्की हल्की एक बार झोंका आता है हवा का, फिर बंद हो जाता है, एक बार झोंका आता है हवा का, बंद हो जाता है। तो इस तरीके का वहां पर माहौल हो रहा था बार बार। तो मुझे मेरी टॉर्च लाइट थी वो मैंने साइड जेब में रखी हुई थी, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे टॉर्च लाइट मिल नहीं रही, मैं भूल गया था मेरी साइड जेब में मैंने टॉर्च लाइट रखी और मैं रुकसक के नीचे ढूंढ रहा हूँ, अंदर ढूंढ रहा हूँ उसको। तो उसमें मैंने दस्ताने अपने निकाले, दस्ताने निकाल के मैंने अपने घुटने के नीचे रखा और अच्छी तरह से मैंने अपना रुकसक निकाला और उसके बाद मैं टॉर्च ढूंढने लगा। तो जब मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा यार अभी मून लाइट में ही मुझे नीचे की ओर उतरना पड़ेगा। तो मैंने अपना फिर रुकसक वापस पहना और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तुरंत मेरा जो मैंने पाँव के नीचे जो मैंने अपने ग्लव्स रखे थे उसमें से एक बर्फ सड़क के सीधा नीचे की ओर तिब्बत की ओर निकल गया। मैं सोचा ये क्या हो गया, अब मैं सोचो अगर मैं नीचे गया इसके पीछे तो फिर मैं भी जाऊंगा नीचे की ओर। तो थोड़ा सा वही है ना, हौसला थोड़ा सा अपना बुलंद रख के धीरे धीरे 45 डिग्री की तरफ निकला। तो एक अचानक से एक फ्लैग मुझे मिला वहां पर, जो हम लोग इंडिकेट करते हैं रास्ते में कि हाँ भाई ये रास्ता है यहाँ पर। तो वो उसमें फ्लैग नहीं था, उसमें से लकड़ी लकड़ी थी। तो उसको देखते हुए फिर मैंने धीरे धीरे पहुंचा वहां पर। तो एक बम्प आता है, उस बम्प से नीचे की तरफ था, तो वहां पर भी कंफ्यूज था कि मैं अब इससे कितना दूर और होगा वहां पर। तो वहां एक टेंट लगाता हूँ, वहां पर मैंने उसको हेल्प पूछा वहां पर, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया मुझे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इस बम्प में खड़ा होता हूँ और बम्प में जाके वहां से मैं चेक करता हूँ कौन से इलाके में मैं आया हूँ। तो जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचा वहां गया तो देखा तो ये तो बगल में ही मेरे टेंट लगे हुए हैं। और मैं वहां पहुंच गया ठीक 8 बजे करीब, अपने दोस्त सभी से मिला, पूरी टीम सेफ थी हमारे उस समय, सब थक चुके थे। जैसे टेंट के अंदर घुसा तो खाना पानी जो था बंदों ने बनाया था वो सब खाया पिया, सब सेफ था। उस समय तक कोई हमें कुछ नहीं पता था कि ऊपर क्या हो रखा है। सब अपने आप को मतलब अपनी कहानी सुना रहे थे, अरे मेरे साथ ये हुआ, अरे मेरे साथ ये हुआ। तो बड़ा एक्साइटमेंट था वो चीज उस समय। जो हमारी पीछे टीम आ रही थी, हमारे शेरपा हमारे नारायण के पीछे, तो वो कैंप 4 में रुकी थी रात को। जब वो अगले दिन कैंप 3 में आई तब हमें वो केस पता चला। तो उस समय क्या था कि हमें जल्द से जल्द नीचे भी उतरना था बेस कैंप की तरफ, और हम लोग फिर धीरे धीरे करके अपना पूरा मकालूला कैंप 2 कैंप 1 होते हुए बेस कैंप पहुंचे। जब बेस कैंप पहुंचे हमें तब मुझे पता चला कि मेरा साथी ऊपर छूट चुका है। तब वो थोड़ा सा बहुत ही खुद का मोरल डाउन करना बराबर हुआ कि यार ये कैसे हो गया। हर समय मैं उसके पीछे रहता था, और जितना भी मैंने अभी तक जितनी फोटोज मैंने देखी अपनी उसके साथ की, तो मैं हमेशा उसके पीछे रहता था। उस समय दिमाग को और दिल को ठोस महसूस हुआ कि यार मैं उसको कैसे पीछे कर दिया मैंने उसको। हालांकि मैं अपने ऑक्सीजन के कारण मैं वहां से भागा था कि मेरे को ऑक्सीजन कम है, मैं निकलता हूँ, अपने शेरपा के साथ आओ, अपने बंदों के साथ आओ पीछे आराम से। और वो भी अपने बंदों का ही वेट करते करते वहां पर थकान के कारण बैठ गया वहां पर, और थकान के कारण उसका ऑक्सीजन नहीं चल पाया और अपने आप को वो सो गया वहां पर वो। तो इसी तरह से सर हम लोग फिर वापस आए, और आज आज हम लोगों ने आज ही के दिन में माउंट मकालू को सबमिट किया था। और आज ही के दिन हमें ये कल के दिन मुझे ये मैसेज मिला था कि हमारा नारायण नहीं रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लाइंबर था वो। नहीं, आई एम श्योर, बिकॉज यहाँ पे ना आप रियलाइज करेंगे जैसे जो जो माउंटेनियर है या वैसे भी, तो इसमें माउंटेनियर की गलती नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग माउंटेनियर है तो उस दिन बच जाता, या कोई वीक माउंटेनियर है तो रह जाता। तो इन चीजों से ना रह के जिस दिन जिसका मतलब, जैसे कहते हैं कि टाइम अगर ठीक नहीं चल रहा तो उस दिन कुछ हेल्प नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, हाँ एज अ टीम मेंबर बहुत गिल्टी फील होता है कि आपके साथ इतना जिसने ट्रेनिंग किया हो, इतने सारे बाकी एक्सपीडिशंस किए हो, प्री एवरेस्ट प्री मकालू आपने इतने एक्सपीडिशन साथ में किए हो, साथ में टेंट में सोए हो, खाना खाए हो, तो उसको लूज करना जो है किसी भी एक्सपीडिशन के सबमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हाँ ठीक है। क्योंकि आई रिमेम्बर जब हम एवरेस्ट में क्लाइम कर रहे थे तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सा लगा था कि ऐसा एक साथी की जो डेथ हो गई, जो बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि जो इस लेवल पे आके क्लाइम कर रहा है मकालू, तो उसकी फिटनेस उसकी ट्रेनिंग पे कोई डाउट नहीं कर सकता, एकदम टॉप होगा तभी उसका सिलेक्शन इस टीम पे हुआ है। बट वो है जिस दिन अगर माउंटेन की मर्जी नहीं है आपको सरवाइव करने की, उस दिन कोई भी कितना भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो नहीं हो पाता। साथ साथ ही साथ जैसे आपने वो लाइट वाली इंसिडेंट बताई, तो वहां पे क्या होता है, इतने जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं आपकी सोचने की शक्ति कम होती रहती है। बिकॉज ऑक्सीजन जो है एक सप्लाई कम होगी दिमाग में, तो कम सोचेंगे, कम दिमाग चलेगा।
जिसकी वजह से जैसे आपने भी इतना माउंटेनिंग किया, आपको पता है कि ग्लव्स अगर आप निकाल भी रहे हैं तो कैसे हिदायतें देनी है, बट उस समय दिमाग नहीं चलता तो किसी का नहीं चलता। उस समय ट्रेनिंग वगैरह का भी ज्यादा हेल्प हो नहीं पाती, बिकॉज उस समय जब दिमाग में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, क्योंकि आपका वैसे ही लो ऑक्सीजन में चल रहे हैं, आपका टेंशन ये है कि कैसे जान बचाई जाए, क्योंकि आपको पता है एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अगर आपके पास ऑक्सीजन कम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं किसी चीज से। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है वहां पे इन चीजों को हैंडल कर पाना। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको टेंशन देती रहती है वहां पे, जैसे ढूंढना अपने कैंप को। अगर आप वहां पे हैं तो सोचने में इतना पता नहीं चलता, बट अगर सारे फीचर्स वहां पे एक जैसे ही लगते हैं, है ना, तो वहां पे पता नहीं चलता कि आपने कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, स्पेशली अगर कोई ब्लिजर्ड चल रहा है या स्नो स्टॉर्म वगैरह चल रहा है। एक और चीज जैसे वेदर के बारे में हम बोलते हैं, आप रियलाइज करेंगे जब तक आप बेस कैंप पे हैं आपको लगता है यार यहाँ तो बहुत अच्छा वेदर है। जैसे जैसे आप क्लाइम करते रहेंगे, जैसे मर्फीज लॉ हम बोलते हैं कि जैसे क्लाइम करते रहेंगे उतना वेदर खराब होता रहेगा, और जब आप समिट के एकदम क्लोजेस्ट होंगे तब सबसे बेकार जो होगा मौसम रहता है। तो दीज आर द थिंग्स जो मतलब चैलेंजेस और डिफिकल्ट बनाते रहते हैं, और ये चीजें होती रहती हैं। जो लॉस हुआ आई एम श्योर उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट ये है कि बाकी जो लोग हैं आगे माउंटेनिंग करना चाहते हैं, एक्सपीडिशन पे जाना चाहते हैं, तो ये लॉस किसके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। बट अपनी तरफ से ट्रेनिंग जो है जितनी ज्यादा हार्ड रहेगी उतना ज्यादा आप इनको अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन। बिकॉज अदरवाइज आपके साथ होना है किसी टीम मेंबर के साथ होना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहता है, और जो आपका सबमिट करने की जो खुशी रहती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि मतलब इससे ज्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता। इतना जो आपने समझाया अंकुर, थैंक यू सो मच। अभी कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। जो एक पहले आ रखा है जो पूछा था इन्होंने, कैंप की हाइट कितनी रहती है, कैंप 1 2 3 4, जैसे एवरेस्ट में गए थे तो कैंप 1 2 3 4 क्या अप्रोक्सीमेट हाइट अगर आप बताएंगे तो थोड़ा लोगों को आइडिया हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मली हाँ थोड़ा लोग गए होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। हाँ सर, ये जो हमारा लोअर बेस कैंप है, जो मकालू का लोअर बेस कैंप है, वो बिल्कुल फ्रंट साइड में है मकालू के। वो है 4600 मीटर की हाइट में लोअर बेस कैंप। और उसके बाद अपर बेस कैंप आता है, वहां से 7 से 8 घंटे का जर्नी है। 5600 मीटर में है ये अपर बेस कैंप। और उसके बाद कैंप 1 6100 मीटर, और कैंप 2 6800 मीटर। और उसके बाद फिर एक रॉक फेस आता है, उस रॉक फेस के बाद मकालू ला है, वो मकालू का मकालू 1 मकालू 2 भी है उधर। तो वो 7400 मीटर की हाइट में है। जो 7400 मीटर एवरेस्ट का भी सेम लोथ से फेस वॉल है, जो कैंप 3 है वहां पर, उधर भी सेम वही कैंप 3 है उधर। और फिर कैंप 4 वहां पर 2 टेंट लगा रखे हैं। एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबर मकालू ला से डायरेक्ट समिट के लिए जाते हैं। कैंप 4 में जस्ट वो एक चाय पानी के लिए अपना एक 2 3 टेंट लगा के रखते हैं वहां पर। नहीं तो सभी के सभी कंटिन्यू समिट के लिए निकलते हैं। और यहाँ आप एक चीज देखेंगे सर कि जो एवरेस्ट में साउथ कॉल आता है, साउथ कॉल में एक जगह कैंप लगता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट 7400 से डायरेक्ट 8485 में जा रहे हैं यहाँ पर, और वो भी पूरा रॉक फेस एरिया है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सुनने में चाहे ज्यादा ना लगे कि भाई 800 मीटर आपने जाना है, बट वहां पे जो होता है एक एक मीटर पे आपको डिफिकल्टी लेवल की मल्टीप्लाई होती रहती है। अगर आप 10 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो 10 मीटर जाने में भी इट्स नॉट दैट कि आप 2 मिनट में पहुंच गए, 10 मिनट हो सकता है कई बार घंटे भी लग जाते हैं छोटा छोटा डिस्टेंस करने में। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है गौरव बाबा पूछना चाहते हैं, ये पूछे अंकुर, आप बताएंगे कि माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए, और डाइट के बारे में थोड़ा सा कवर कीजिए। सर जैसे एक्सपीडिशन की तैयारी तो मैंने जैसे बताया था ना, ये खुद से ज्यादा मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। अगर हम लोग जिस अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं तो उतना ही बड़ा हमें सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने एवरेस्ट को सोचा तो इन 2015 में मैंने क्लाइम करने का सोचा, तो 2014 से मैं लग गया था पूरा कि हाँ भी कैसे करना है। लेकिन उससे पहले भी फिजिकल कंडीशनिंग किया। तो हम लोग क्या करते थे सर कि अपने आप को, जैसे विंटर में लास्ट ईयर समिट से लास्ट ईयर विंटर में हम लोग माइनस टेम्परेचर के अंदर हम लोग छोटी सी छोटी पीक को क्लाइम करते थे। जैसे मैंने 2018 में माउंट भनूटी को क्लाइम किया, और उसके बाद मकालू की तरफ गया। तो हम लोगों ने दिसंबर जनवरी के टाइम में ठंड में, कड़का की ठंड में हमने माउंट भनूटी को क्लाइम किया था। और उसके बाद कम टेम्परेचर में, हम ज्यादा टेम्परेचर में दिल्ली में आए, दिल्ली में हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग किया, ताकि वो टेम्परेचर की जो गतिविधि है ना हमारे अंदर एक्लाइमेटाइजेशन में अपने आप ही धीरे धीरे बैठ जाए वहाँ पर। और
बाकी दूसरा खाना पीना तो उसमें तो खाइए पिए, मतलब खाते पीते रहते हैं, चाहे कुछ भी मिल जाए वो तो खाना जरूरी है। बिल्कुल ये नहीं है कि जितना खाए हैं तो उतना उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी करना उसके लिए, अर्ली मॉर्निंग इवनिंग वगैरह जो शेड्यूल है हमारा वो बनाए रखना चाहिए हमें। हर बिल्कुल एक गेम भी खेलना चाहिए। अगर हम टीम के साथ जा रहे हैं तो टीम के साथ टीम वर्क वाला गेम खेलना चाहिए, ताकि हमें टीम भावना को पता चले, उसके बारे में पता चले कि हमें कैसे एक दूसरे को देखना है, कैसे दूसरे को मदद करना है ऊपर जाके। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उधर। बाकी तो बहुत अपना बढ़िया। फिजिकल बैलेंस और फिजिकल कंडीशन तो हमें खुद को पता होना चाहिए वहां पर क्या है। सही बात। चलिए गुड, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपना ये वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक फोटो ले लेंगे। और साथ ही साथ मैं थैंक यू कहूंगा अंकुर को, क्योंकि इतना टाइम दिया और इतना अच्छी तरह समझाया। बिकॉज हर एक्सपीडिशन एकदम आप कॉपी बुक स्टाइल में नहीं कर सकते कि आप जैसा प्लान करेंगे सारी चीजें वैसी होती रहें। एंड एवरेस्ट या कोई भी एक्सपीडिशन अगर आप करेंगे, जितने चैलेंजेस हैं उतना आपको प्राइस भी पे करना पड़ जाता है, विच इज क्वाइट सैड, बट देन एडवेंचर के साथ दीज थिंग्स कम ऑटोमेटिकली। I'll also like to tell all our viewers कि नेक्स्ट एक्सपीडिशन जो हम कवर करेंगे वो है कर्नल अलावत का। अलावत ने जो है मेरे इंस्पिरेशन रहे, बिकॉज 2016 में 16 में क्या ना अंकुर, 16 हाँ 16 में जब 2016 में अंकुर ने एवरेस्ट किया था, तो दूसरी टीम में अलावत ने भी एक्सपीडिशन किया था। और उनके साथ काफी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम हो गया था और उनको इवैक्यूएट करना पड़ गया था। तो वो जर्नी हम कवर करेंगे 22 मई, जिस दिन उन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया था। और उसके बाद उनको इवैक्यूएट करके दिल्ली लाना पड़ा, विच इज अगेन वहां से एरोप्लेन से उनको इवैक्यूएट किया, 1 महीने वो आरआर में रहे। तो वो जर्नी हम कवर करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करेक्ट पर्सपेक्टिव। ये नहीं है कि सारा सब कुछ सही चलता रहेगा हर समय, अच्छा चलता रहे, वेरी गुड, बट देन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि सब कुछ 100% एज पर प्लान चलता रहे। सो थैंक यू सो मच अंकुर, आपने थैंक यू इतना सर। अच्छी तरह समझाया। आई एम श्योर देयर हैज बीन इमेंस लर्निंग फॉर एवरीवन। We'll put it on YouTube, and if you like it, do subscribe and share it with all your friends. Looking forward for next talk. Thank you so much, Ankur. Jai Hind. Bye bye. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thanks everyone. Thank you.